क्या आपको पता है कि भारत कभी दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था हुआ करता था? जब यूरोप अंधकार युग में जी रहा था, तब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे हम पीछे रह गए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम फिर से उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत की असली ताकत के बारे में, उन सुपर पावर्स के बारे में जो आज भी हमारे अंदर छिपी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच बदल देगी। भैरवी जानी की किताब हाईवे टू स्वदेश, रीडिस्कवरिंग इंडिया सुपर पावर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जो हमारी असली पहचान दिखाता है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भारत के भविष्य में विश्वास करते हैं। यह उन युवाओं के लिए है जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और यह उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि भारत में अभी भी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। भैरवी जानी एक ऐसी लेखिका है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की संभावनाओं को समझने में लगाई है। उन्होंने जब यह किताब लिखी तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, लोगों को यह याद दिलाना कि भारत कभी विश्वगुरु था और फिर से बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जड़ों को समझना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। लेखिका की यात्रा एक सवाल से शुरू होती है, आखिर हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोने में विविधता है, हर राज्य में अलग संस्कृति है, हर गली में अलग कहानी है। लेकिन इस विविधता में हमारी एकता छिपी है। यह विरोधाभास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि भारत हमेशा से ही एक समृद्ध सभ्यता रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक, गुप्त काल से लेकर मुगल शासन तक, भारत ने हर युग में अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के गणितज्ञों ने शून्य की खोज की, यहाँ के खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति को समझा, यहाँ के वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद और योग जैसे विज्ञान दुनिया को दिए। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला, ब्रह्मगुप्त ने अलजेब्रा में क्रांति लाई, सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी साइंटिफिक हेरिटेज के प्रतीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यह उस समय की बात है जब यूरोप में विश्वविद्यालयों का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों हम पीछे रह गए? इस सवाल का जवाब जटिल है। औपनिवेशिक शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, हमारी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया, और सबसे बुरा, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। हम अपनी संस्कृति को भूलने लग गए, अपनी परंपराओं को पिछड़ा समझने लगे और पश्चिम की नकल करने लगे। 200 साल की गुलामी ने हमारी मानसिकता में एक कॉलोनियल हैंगओवर छोड़ दिया। हम अपनी चीज़ों को इन्फीरियर समझने लगे और इम्पोर्टेड चीज़ों को सुपीरियर। यह माइंडसेट आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे यह बदल रहा है। भैरवी जानी अपनी किताब में इस मानसिकता को चुनौती देती हैं। वे कहती हैं कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, उसकी संस्कृति में है, उसके लोगों में है। हमें सिर्फ इस ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। पहली सुपर पावर जो लेखिका बताती हैं वो है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास करोड़ों युवा है जो ऊर्जा से भरे हैं, सपने देखते हैं और कुछ करना चाहते हैं। आज भारत की मीडियन एज सिर्फ 28 साल है, जबकि चीन की 38 साल है, अमेरिका की 39 साल है और जापान की तो 49 साल है। यह युवा शक्ति अगर सही दिशा में लगे तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी काम करता है जब युवाओं को शिक्षा मिले, रोजगार मिले और अवसर मिले। अगर युवाओं को यह चीज नहीं मिली तो यही डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है। अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रस्ट्रेशन और सोशल अनरेस्ट की वजह बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने युवाओं में निवेश करें, उन्हें स्किल्स दें और उनके लिए अवसर बनाएं। दूसरी सुपर पावर है भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्षमता। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हमारे इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारतीय टैलेंट का प्रमाण है। लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात नहीं है, छोटे शहरों में भी युवा इनोवेशन कर रहे हैं। जयपुर में कोई एडटेक स्टार्टअप चला रहा है, इंदौर में कोई एग्रीटेक कंपनी बना रहा है, कोच्चि में कोई फिनटेक सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है। यह डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इनोवेशन भारत की नई तस्वीर है। किसान अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐप्स के जरिए वे मौसम की जानकारी ले रहे हैं, मंडी के भाव देख रहे हैं, सीधे खरीदारों से जुड़ रहे हैं।
छोटे व्यापारी डिजिटल पेमेंट से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। यूपीआई ने तो क्रांति ला दी है। आज भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या डेवलप कंट्रीज से भी ज़्यादा है। यह जमीनी स्तर पर हो रहा बदलाव ये असली भारत की तस्वीर है। तीसरी सुपर पावर है भारत की सांस्कृतिक विरासत। योग आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क से टोक्यो तक, पेरिस से सिडनी तक, हर जगह लोग योग कर रहे हैं। आयुर्वेद की मांग बढ़ रही है। पश्चिमी देशों में लोग केमिकल मेडिसिन से हटकर नेचुरल रेमेडीज की तरफ आ रहे हैं। भारतीय खाना, भारतीय संगीत, भारतीय फिल्में सब दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में अब हॉलीवुड के साथ कॉम्पिटिट कर रही हैं। ए.आर. रहमान का संगीत ऑस्कर जीतता है। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम करती हैं। यह सॉफ्ट पावर भारत को एक अलग पहचान देती है। हार्ड पावर तो वेपन से आती है, लेकिन सॉफ्ट पावर कल्चर से आती है और यह ज़्यादा लास्टिंग होती है। भारतीय त्यौहार, भारतीय कला, भारतीय दर्शन ये सब दुनिया को आकर्षित करते हैं। स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिटी का जो संतुलन भारतीय संस्कृति में है वो कहीं और नहीं मिलता। पश्चिम ने मटेरियल प्रोग्रेस तो कर ली, लेकिन स्पिरिचुअल वॉइड फील करती है। भारत उन्हें यह बैलेंस सिखा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चौथी सुपर पावर है भारत की आर्थिक संभावनाएं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। यह एक बड़ा बाजार है जहां अवसरों की कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर पहले से ही मजबूत है और अब डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं बल्कि रियल मूवमेंट्स हैं जो देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन भैरवी जानी यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं। आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है। असली विकास तब होता है जब हर व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचे, जब गरीब से गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, जब हर बच्चे को शिक्षा मिले, जब हर मरीज को इलाज मिले। यही सच्चा विकास है। इंक्लूसिव ग्रोथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ है। पांचवी सुपर पावर है भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। हमारे किसान इतना अनाज उगाते हैं कि हम न सिर्फ अपने देश को खिला सकते हैं बल्कि दुनिया को भी खिला सकते हैं। हरित क्रांति ने यह संभव बनाया। 1960 के दशक में भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हम फूड एक्सपोर्टर हैं। लेकिन अब हमें दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। एक ऐसी क्रांति जो टिकाऊ हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और किसानों की आय दुगनी करे। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड ने सॉइल को डिग्रेड कर दिया है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना होगा। जैविक खेती, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, फार्म टू फोर्क मॉडल ये सब नए अवसर हैं। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत हो सकती है। क्रॉप रोटेशन से सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई तकनीकें कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन संभव बना रही हैं। भारत का किसान अगर इन तकनीकों को अपनाए तो वे सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बन सकता है। FPOs मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए किसान कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, अच्छे दाम पा सकते हैं और जब किसान समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध होगा, क्योंकि आज भी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। छठी सुपर पावर है भारत की शिक्षा प्रणाली। हमारे पास IIT, IIM, एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान हैं। IIT ग्रेजुएट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन लेखिका कहती हैं सिर्फ कुछ संस्थान काफ़ी नहीं है। हमें अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। रटने की जगह समझने पर जोर देना होगा। परीक्षा के मार्क्स की जगह स्किल पर फोकस करना होगा। हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल माइंडसेट से बनी थी। उसका मकसद था क्लर्क्स पैदा करना, सोचने वाले लोग नहीं। आज के युग में यह काम नहीं करेगी। हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी होगी, क्रिएटिविटी डेवलप करनी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देनी होगी। हर बच्चे की अलग प्रतिभा है, हमें उसे पहचानना होगा और निखारना होगा। कोई आर्टिस्ट है, कोई एथलीट है, कोई साइंटिस्ट है, सबको एक ही में फिट करने की कोशिश गलत है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को रिकॉग्नाइज करना होगा। नई शिक्षा नीति इस दिशा में एक अच्छा कदम है। यह व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देती है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को प्रोत्साहित करती है और बच्चों को सीखने की आज़ादी देती है। 10+2 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके इम्प्लीमेंटेशन में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह नीति जमीन पर भी लागू हो। टीचर्स को ट्रेन करना होगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट चेंज करना होगा। सातवीं सुपर पावर है भारत की स्वास्थ्य सेवाएं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज दे रही हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। भारत दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। हम सबसे सस्ती और अच्छी दवाइयां बनाते हैं। जेनरिक मेडिसिन में भारत लीडर है। कोविड के समय भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी। वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। यह हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है, लेकिन साथ ही यह हमारी ह्यूमैनिटी को भी दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यह सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि हमारी पॉलिसी है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत कम है। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की रेट चिंताजनक है। मानसिक स्वास्थ्य की बात तो हम करते ही नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब बढ़ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं। इन समस्याओं का समाधान करना होगा। टेलीमेडिसिन से रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर पहुंचाई जा सकती है। एआई और एमएल से डायग्नोसिस इंप्रूव हो सकती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनानी होगी जो सबके लिए सुलभ हो, सस्ती हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। आठवीं सुपर पावर है भारत की ऊर्जा क्षमता। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े निवेश कर रहा है। सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, हम सभी विकल्पों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में बड़े बड़े सोलर पार्क्स बन रहे हैं। तमिलनाडु में विंड फार्म्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भारत ने ही की है। हमारा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का है। यह एम्बिशियस है लेकिन अचीवेबल भी है। यह सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। तेल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है। अगर हम अपनी ऊर्जा खुद पैदा करें तो हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही ग्रीन एनर्जी से लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, हर लेवल पर जॉब्स हैं। विंड टर्बाइन इंजीनियर्स, एनर्जी ऑडिटर्स, ग्रीन आर्किटेक्ट्स, नए प्रोफेशंस डेवलप हो रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ इन्वायरमेंटल नेसेसिटी नहीं बल्कि इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी भी है। नौवीं सुपर पावर है भारत की महिला शक्ति। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्यमी हैं और राजनेता भी हैं। कल्पना चावला से लेकर मैरी कॉम तक, इंदिरा नूई से लेकर निर्मला सीतारमण तक, हर फील्ड में महिलाएं एक्सेल कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ग्रामीण महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा रही हैं। माइक्रो फाइनेंस ने उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया है। कोई अचार का बिजनेस चला रही है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं, कोई डेयरी फार्मिंग कर रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी अभी भी कम है, सिर्फ 20% के आसपास। लिंग भेद अभी भी मौजूद है। वर्क प्लेस में हरासमेंट की घटनाएं होती रहती हैं। मैटरनिटी लीव की प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज की कमी है। सुरक्षा की समस्याएं हैं। महिलाएं रात को फ्री ट्रैवल नहीं कर सकती। भैरवी जानी कहती हैं कि जब तक आधी आबादी को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा तब तक देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि विकास की जरूरत है। जिन देशों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है वो तेजी से विकसित हुए हैं। भारत को भी यही रास्ता अपनाना होगा। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एथिकल इशू नहीं बल्कि इकोनॉमिक इम्परेटिव है। 10वीं सुपर पावर है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, अपनी बात रखने की आज़ादी है। यह डेमोक्रेटिक सेटअप ही भारत की ताकत है। यहाँ सरकारें बदलती हैं लेकिन व्यवस्था चलती रहती है। यह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ भारत की विशेषता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सभी गारंटीड है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मीडिया फ्री है, सिविल सोसाइटी एक्टिव है। यह चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है जो पावर को कॉन्सेंट्रेट होने से रोकती है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी। हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो सवाल पूछे, सरकार से जवाब मांगे। आरटीआई एक्ट ने इसे और मजबूत बनाया है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स इसके जरिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन हमें और एक्टिव सिटीजन्स बनना होगा। हमें सिर्फ चुनाव में वोट देने से नहीं बल्कि हर दिन देश के विकास में हिस्सा लेना होगा। लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पार्टिसिपेशंस, नॉट जस्ट वोटिंग। 11वीं सुपर पावर है भारत की विदेश नीति। आज भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन चुका है। G20 की प्रेसिडेंसी, ब्रिक्स में भूमिका,
यूएन में पोजीशन सब कुछ बताता है। भारत की आवाज़ अब सुनी जाती है। ग्लोबल इश्यूज पर भारत का स्टैंड मैटर करता है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, हर मुद्दे पर भारत की इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी नॉन अलाइनमेंट की नीति ने हमें हर देश से दोस्ती करने की आज़ादी दी है। कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी थी, तब भारत ने अपना इंडिपेंडेंट पाथ चुना। आज भी हम यही अप्रोच फॉलो करते हैं। भारत की विदेश नीति की खासियत यह है, यह किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके साथ है। हम पश्चिम से भी दोस्ती रखते हैं और पूर्व से भी। हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं और रूस के साथ भी। क्वाड में है तो एससीओ में भी है। यह बैलेंस अप्रोच ही हमारी ताकत है। साथ ही हम अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है। इंडियन डायस्पोरा में भी भारत की सॉफ्ट पावर है। दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। वे अपने अपने देशों में सक्सेस स्टोरीज हैं और भारत के एम्बेसडर हैं। वे भारत की पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। 12वीं सुपर पावर है भारत का स्पेस प्रोग्राम। इसरो ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में भी किसी से पीछे नहीं है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत चौथा देश बना जिसने चांद पर लैंडिंग की और पहला देश जो साउथ पोल पर लैंड किया। मंगलयान ने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट में पहुंचना भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटी को प्रूव किया था। गगनयान प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जल्द ही भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में भी जाएंगे। यह भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। और सबसे अच्छी बात, हम यह सब बहुत कम खर्चे में कर रहे हैं। जहां दूसरे देश बिलियंस खर्च करते हैं, वहीं भारत बिलियंस में मिशन पूरा कर लेता है। चंद्रयान 1 का बजट हॉलीवुड की एक स्काई-फाई फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम था। यह जुगाड़ इनोवेशन भारत की खासियत है। हम कम संसाधनों में भी बेहतर परिणाम निकालना जानते हैं। फ्रूगल इंजीनियरिंग, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यह माइंडसेट हमें यूनिक बनाती है। इसरो के साइंटिस्ट ने यह साबित किया है कि एक्सीलेंस के लिए अनलिमिटेड बजट की जरूरत नहीं, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन की जरूरत है। और स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ गर्व की बात नहीं है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। सैटेलाइट से हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी लाते हैं। जीपीएस नेविगेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विसेज सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। रिमोट सेंसिंग से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट में मदद मिलती है। लेकिन इन सभी सुपर पावर्स के बावजूद भैरवी जानी एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही चीज़ है, हमारी मानसिकता। अगर हम विश्वास करें कि हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन अगर हम खुद पर शक करते हैं, सेल्फ डाउट में जीते रहें, तो कितनी भी संभावनाएं हो, कुछ नहीं होगा। माइंडसेट मेक्स ऑल द डिफरेंस। भारत को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। हमें जुगाड़ से इनोवेशन की तरफ बढ़ना होगा। जुगाड़ टेम्परेरी सोल्यूशन है, इनोवेशन परमानेंट ट्रांसफॉर्म है। हमें क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जाना होगा। हमें शॉर्ट टर्म गेन की जगह लॉन्ग टर्म विजन रखनी होगी। क्विक फिक्सेस की जगह सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। और सबसे ज़रूरी, हमें अपने लोगों में इन्वेस्ट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा, इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी कैपिटल तो ह्यूमन कैपिटल है। एक एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी पॉपुलेशन ही किसी देश की असली ताकत होती है। सिंगापुर का एग्जाम्पल देखिए, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, छोटा सा आइलैंड, लेकिन डेवलप कंट्री बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया। इसीलिए हमें अपने बच्चों में निवेश करना होगा, उन्हें बेस्ट एजुकेशन देनी होगी, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना होगा। भैरवी जानी की किताब में एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। वे कहती हैं कि हर भारतीय को अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? दूसरा, मैं अपने आसपास के समाज को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? और तीसरा, मैं अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाऊँगा? ये सवाल हमें याद दिलाते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर छोटा बड़ा काम मैटर करता है। कोई अपने एरिया को क्लीन रखता है, कोई पेड़ लगाता है, कोई एजुकेशन में वॉलंटियरी करता है। हर कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल है। लेखिका एक और महत्वपूर्ण बात कहती हैं, हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसमें जीना नहीं चाहिए। हाँ, हम विश्वगुरु थे, हमारे पास नालंदा था, हमारे पास आर्यभट्ट थे, लेकिन यह पास्ट है। पास्ट को ग्लोरीफाई करना आसान है, फ्यूचर को बिल्ड करना मुश्किल। हमें फ्यूचर के लिए काम करना है। हमें नए नालंदा बनाने हैं, नए आर्यभट्ट पैदा करने हैं। नॉस्टैल्जिया नहीं, एक्शन चाहिए। स्वदेश का मतलब सिर्फ अपने देश वापस लौटना नहीं है। स्वदेश का मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति को समझना और फिर उस ज्ञान को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना। यह एक जर्नी है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ।
ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हुए हम मॉडर्न बन सकते हैं बिना वेस्टर्न बने। हम प्रोग्रेस कर सकते हैं बिना अपनी वैल्यूज़ खोए। भैरवी जानी कहती हैं कि भारत की असली ताकत उनकी डाइवर्सिटी में है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सैकड़ों डायलैक्ट्स हैं, हजारों कल्चर्स हैं, सभी मेजर रिलीजन्स के फॉलोअर्स हैं। यह डाइवर्सिटी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि डाइवर्सिटी इनोवेशन को बढ़ावा देती है, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करती है। जब अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग मिलकर काम करते हैं तो कुछ नया, कुछ बेहतर बनता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट अप्रोचेस, यह रिचनेस है। आज की दुनिया में जहां हर जगह पोलराइजेशन बढ़ रहा है, डिवाइड बढ़ रहा है, वहीं भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटीज में एक एग्जाम्पल बन सकती है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि विविधता के साथ हार्मोनी संभव है। यह हमारी हेरिटेज है, अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहना। किताब का अंत एक पॉजिटिव नोट पर होता है। लेखिका कहती हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है। हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी है। बस ज़रूरत है तो सही डायरेक्शन की, सही लीडरशिप की और सही एग्जीक्यूशन की। विजन तो है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। भारत को सुपर पावर बनने में अभी समय लगेगा, यह रातों रात नहीं होगा। रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, और इंडिया भी एक दिन में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम लगातार काम करते रहें और हर जनरेशन अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना होगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है। चाइना ने 40 सालों में खुद को ट्रांसफॉर्म किया, साउथ कोरिया ने रिबिल्ड किया, सिंगापुर ने डेवलप किया, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास वो सब है जो चाहिए। बस चाहिए तो कलेक्टिव विल और सस्टेन्ड एफर्ट, और इसे रियलिटी बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिशियंस अकेले नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट्स अकेले नहीं कर सकते। यह पीपल्स मूवमेंट होना चाहिए। हर सेक्टर में लोगों को कंट्रीब्यूट करना होगा। स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, सबकी रोल है। तो आइए मिलकर काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं और अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत छोड़कर जाएं। तो दोस्तों, यह थी भैरवी जानी की किताब हाईवे टू स्वदेश, रीडिस्कवरिंग इंडिया सुपर पावर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की कौन सी सुपर पावर आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स के समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।